बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम आज लेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमने पहले बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे यूज पढ़े हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंस पड़ा है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पदार्थों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम केवल अपने देश की बात करें, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 167 स्पीशीज हैं जो प्लांट की कल्टीवेटेड हैं, जिनको हम उगाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 167 कल्टीवेटेड स्पीशीज, प्लांट कल्टीवेटेड स्पीशीज हैं भारत में, जिनको हम अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए उगाते रहते हैं। इसके अलावा 320 वाइल्ड क्रॉप है जो हमारे खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उनको वाइल्ड कहते हैं। जिनको हम उगाते हैं वो कल्टीवेटेड होती है। ये ऐसी हैं जो हमारे लिए एंडेमिक हैं। एंडेमिक का मतलब है जो ज्यादातर हमारे देश में पाई जाती है, विदेशों में, दूसरे देशों में ये चीजें नहीं पाई जाती। इसके बाद बहुत सारे एनिमल्स, भारत में कितने जानवर पाए जाते हैं आप देखें, जेबू, इसके अलावा चिकन, वाटर बफेलो, ये सारे भारत के एंडेमिक एनिमल्स हैं। कैमल, ये सबसे ज्यादा हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट में राइस, शुगर केन, नीम, ब्लैक पेपर, जिंजर, ये हमारी सारी एंडेमिक स्पीशीज हैं जो हमारे लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। बैम्बू, ब्रेसिका, सरसों को कहते हैं, बैम्बू बांस को कहते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ हमारे हॉर्स, गोट, शीप, याक, डंकी, टोबैको, पोटैटो और मेज, ये ऐसे प्लांट हैं जो हमारी एंडेमिक क्रॉप है, जो हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा बहुत सारा जो एक्टिविटी है, बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, बहुत सारी इकोनॉमी इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो इनका कंजर्वेशन भी इतना जरूरी है। देयरफॉर वी शुड ट्राई टू कंजर्व ऑल दीज, हमें इन सबको कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम देश के हिसाब से सोचें, मैंने पहले इसी चैप्टर में आपको बताया था कि मेगा डाइवर्सिटी, इंडिया is one of the mega biodiversity। पूरी दुनिया में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन है, जिनमें से भारत के मेगा डाइवर्सिटी रीजन है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्यों है? अब इसके कितने सारे कारण हैं। सबसे पहला है, हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 7.3% टोटल फोना, फोना कहते हैं एनिमल को, दुनिया के टोटल फोना हमारे देश में लगभग 7.3% है, और लगभग 10.8% हमारे देश में फ्लोरा है। पूरी दुनिया के फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। अगर हम इस देश में, तो ये सारे हैं। इसके अलावा हमारे देश में 350 के लगभग मैमल की वैरायटी पाई जाती है, 1200 के लगभग बर्ड्स की पाई जाती हैं, 453 स्पीशीज हमारे देश में रेप्टाइल की पाई जाती हैं जो हमारी एंडेमिक है, 182 एम्फीबियन की पाई जाती हैं। और अगर हम प्लांट के बारे में बात करें
तो 45,000 प्लांट की स्पीसीज हमारे देश में है, इसलिए हमें एक मेगा डाइवर्सिटी है। ये सारी स्पीसीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे देश में 50,000 स्पीसीज इंसेक्ट भी पाई जाती है, जिनमें से 13,000 बटरफ्लाई और मोथ हैं। आप देखें कितनी बड़ी वैरायटी है। हमारे देश में इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें से कुछ क्रॉप अरोज इन अवर कंट्री, हमारे देश की पैदा है, अरोज इन अवर कंट्री। हमारे बहुत से पौधे हैं जिनकी उत्पादन ही हमारे देश में है, जिनकी पैदाइश ही हमारे देश में, इवोल्यूशन ही हमारे देश में हुआ। नीम है, टर्मरिक है, राइस है, ये ऐसी फसल है जिनकी उत्पत्ति हम इंडिया में मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं, जिनमें हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं करेंगे, ये सारा का सारा एरिया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देयरफॉर वी नीड टू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा हमारे देश में कुछ जगह बहुत सारी स्पीसीज रिचनेस भी है। इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं कि अगर उन स्पीसीज का कंजर्वेशन हम ना करें तो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जिससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये स्पीसीज नष्ट होना हमारे लिए बहुत एक मुश्किल काम है। अब हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बायोडाइवर्सिटी के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिना बायोडाइवर्सिटी के हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप समझें, अगर हमें फूड ना मिले, अगर प्लांट क्रॉप ना हो, अगर गेहूं की पैदावार ना हो, चावल की पैदावार ना हो, आप अंदाजा लगाओ हम क्या खाएंगे। इसके अलावा अगर मछली ना हो तो साउथ वाले क्या खाएंगे। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व इस तरह से करना पड़ेगा ताकि वे लॉन्ग रन तक उनका साइकिल बना रहे और लॉन्ग रन तक में फूड का काम करें। दे विल एक्ट एज ए फूड फॉर दी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए इन सबको कंजर्व करना पड़ता है, सबको सुरक्षित करना पड़ता है। कंजर्वेशन के लिए दो टेक्निक है। अगर हम बात करें बायो डाइवर्सिटी, इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक हैं, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। एक जो पहली है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरी है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी हम लेंगे डिटेल में इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू में हम ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो जंगल में रहते हैं तो हम जंगल को प्रिजर्व कर लेंगे। इन सीटू में जो सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिव एरिया, दूसरा आता है नेशनल पार्क, तीसरा आता है सैंक्चुरी एंड रैमसर साइट, और चौथे आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो आते हैं इन सीटू में। अब बात करते हैं एक्स सीटू की। एक्स सीटू होता है आउटसाइड दी हैबिटेट, हैबिटेट के बाहर हम रखते हैं। इसमें हमारे सैक्रेड ग्रू आ जाते हैं, जू या जूलॉजिकल पार्क की बात करें, इनको जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। कुछ जीन बैंक ये भी इसी में आते हैं।
कुछ होम गार्डन आते हैं, बोटनिकल गार्डन भी इसी में आ जाएंगे, और बहुत सारे एक्वेरियम भी इसी में आ जाएंगे। ये सारे मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखे जाते हैं। तो हम इसको बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है टू मेंटेन इकोलॉजिकल कंडीशन, फॉर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम यानी कि ऑर्गेनिज्म। ताकि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, तो उनका सिस्टम है वो लाइफ सपोर्टिंग है, वो मेनली कंजर्व है। दूसरा टू कंजर्व और प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करें, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करें ताकि वो स्पीसीज सर्वाइव करे। और तीसरा है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ये सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करें, ये तीसरा यूज है। ये तीनों यूज हम इसमें करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ हमें टेंडेंसी बनानी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो क्या क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे, उनको हम कहेंगे स्ट्रेटजी। हम कैसे करेंगे ये स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल पॉसिबल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कैसे ही हो, बी कंजर्व। जरूरी नहीं है वो एंडेंजर्ड हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे वो स्पीसीज हो, कोई भी। दूसरे में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, मस्ट बी आइडेंटिफाइड, हम उनको पहचाने, एंड कंजर्व, और उनकी रक्षा करें। तीसरा एंडेंजर्ड, चाहे वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो, उनको भी हम प्रिजर्व करें और उनके हैबिटेट को भी प्रिजर्व करें, हैबिटेट भी प्रिजर्व। चौथा सस्टेनेबल यूज करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी अवॉइडेड। पब्लिक अवेयरनेस, हम लोगों को जागरूक बनाएं, पब्लिक अवेयरनेस भी डेवलप, हम पब्लिक अवेयरनेस को डेवलप करें ताकि सारे ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो सकें। इसके अलावा माइग्रेटरी पाथ, माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म के लिए माइग्रेटरी पाथ को भी प्रिजर्व करें, उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सीजन बदलने पे एक जगह दूसरे के चले जाते हैं। मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म सर्दी में यहाँ रहते हैं, गर्मी में वो कहीं दूसरे के चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, तो हमने पहाड़ डैमेज कर दिए तो वो नहीं सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से जब माइग्रेट करेंगे तो बीच में मर जाएंगे।
तो इस तरह से हम कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे। ये स्ट्रेटेजी है कंजर्वेशन के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके अलावा हम ex situ एंड इन situ सेपरेटली डेवलप दोनों प्रोग्राम करें। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्स सीटू में रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ इन सीटू भी कर जाते हैं, तो हम उन सब को उसी हिसाब से उनको डेवलप करें ताकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकें। इसके अतिरिक्त हम एक चीज का ध्यान और करेंगे, रिप्रोडक्टिव सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्टिव सीजन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उस सीजन में ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब ना करें। पोचिंग, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर बी बैंड, इस पे पाबंदी लगाएं ताकि सम रूल्स बी फ्रेम्ड फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए कुछ रूल बनाए ताकि लोग, जैसे बना हुआ है कि द आइटम मेड फ्रॉम endangered species be banned and not be used। उन पे बैन भी लगाया जाए और उनको कोई यूज ना करे। लोगों को जानकारी दें कि ये आपने यूज नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा एनिमल का, प्लांट का कंजर्वेशन हो जाएगा। अब पहले हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। पहला पॉइंट है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में मैंने बताया था सबसे पहले आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरे आते हैं नेशनल पार्क, तीसरे आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और चौथे आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रेमसर साइट। ये सारे हमारे इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू का मतलब होता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, जिसमें वो रहता है, ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में हम इन सब का जिक्र करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव एरिया की। जो प्रोटेक्टिव एरिया है वो कौन से एरिया है? प्रोटेक्टिव एरिया ऐसे एरिया हैं, दोज एरिया which are kept reserved for organisms। ये फॉरेस्ट भी हो सकते हैं या कोई लॉन्ग एरिया हो सकता है, कोई भी जिसमें कोई भी all human activity are controlled। controlled by ban। आप कुछ नहीं कर सकते इन प्रोटेक्टिव एरिया में। आप
कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखते हैं ताकि जैसे कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पीति, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये हमारा एक प्रोटेक्टिव एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया में आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे जैसे सारा डेजर्ट है या थार डेजर्ट है, ऐसे एरिया में आप जानवर को भी नहीं मार सकते, कोई प्लांट वगैरह भी नहीं काट सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं पूरी दुनिया में, लगभग 37,000 प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडिया में टोटल 581 प्रोटेक्टेड एरिया है। जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं। इसके बाद अगला आता है, पहले इनका नेशनल पार्क और सेंचुरी का हम अलग से जिक्र करेंगे डिटेल में। पहले हम बात करेंगे अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? इसमें कीपिंग एंड ब्रीडिंग इन man-made artificial environment। हम आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इनको रख देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें जू हो सकता है, सीड बैंक हो सकते हैं, बोटनिकल गार्डन हो सकता है। ये ऐसी जगह है जहां हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। वास्तव में ये अलग अलग जगह अलग अलग हैं। एक्स-सिटू में फुल अरेंजमेंट ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर। इसके अलावा हम ट्राई करते हैं कि उसके एनवायरमेंट भी उसके सुटेबल हो। मान लो हमने कहीं कोई बियर रखा है किसी जू में, तो हम बियर को कोल्ड क्लाइमेट देंगे ताकि वो बियर ठीक ठाक रहे। तो ये जो हम क्लाइमेट हम प्रोवाइड करते हैं, दैट क्लाइमेट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू इट्स एडेप्टेशन। हम एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लाइमेट देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। ये हमारे लिए एक्स-सिटू कंजर्वेशन की बात है। अब इसमें एक्स-सिटू कंजर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। हम स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहले पहचानेंगे कि कौन सी स्पीशीज है जो हमें एक्स-सिटू में रखनी है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ, उसको किस मेथड से कंजर्व करेंगे। उसका सीड रखेंगे, उसको डायरेक्ट रखेंगे, उसको हम जीन बैंक में रखेंगे, कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे, दैट इज अनदर पॉइंट। देन इज द टेक्निक ऑफ केयरिंग। हम किस तरीके से उसका देखभाल करेंगे। हमने कंजर्व तो करना है, सोच भी लिया किस मेथड से करेंगे, उसकी टेक्निक ऑफ केयरिंग क्या क्या होगी। इसके बाद उसको ट्रांसलोकेशन, उसको लाएंगे कहां से, कहीं दूर से लाना पड़ सकता है, कहीं ऐसी जगह से लाना पड़ सकता है जहां ज्यादा मात्रा में है, जहां पाई जाती है, जहां नहीं पाई जाती है, इस जगह भी कई बार रख लेते हैं। इसके अलावा उसको प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट, ये सारी बातें एक्स-सिटू में आती हैं। अब एक्स-सिटू में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
एक्सिटू कंजर्व करना, हम जानते हैं कि हम इसमें बोटनिकल गार्डन, जू, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं और ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंटरनेशनल एफर्ट का क्या हुआ है। इंटरनेशनल एफर्ट्स कंजर्वेशन के क्या क्या हैं। पूरी दुनिया में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की अब आजकल एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड चला है। 1992 में अर्थ समिट एक सम्मेलन हुआ एट रायो डी जेनेरियो। ये इसमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे ये समिट था। इट वाज ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे अर्थ समिट हुआ जो 29 दिसंबर 1993 से फोर्थ में आया। सम्मेलन एक साल पहले हुआ, इसको अप्लाई 29 दिसंबर 93 से किया गया। इसमें क्या क्या बातें थी? सबसे पहली बात थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि भाई बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करो, सभी देश में एग्री हुए। दूसरा इसमें था सस्टेनेबल यूज करो, हम इनका ओवर यूज ना करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। और तीसरा था इसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ स्पीशीज फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज। हमें स्पीशीज का जिसकी जहां जरूरत है वहीं शेयर कर लें आपस में, ऐसे नहीं डैमेज ना करें। एक जगह ज्यादा एक जगह कम है तो ज्यादा वाले कम वाले को देते हैं, लेकिन उसको डैमेज ना करें। ये हमारी कुछ ऐसी वो थी जो अर्थ समिट में डिसाइड की गई और जिसका आज तक पालन हो रहा है, पूरी तरह से इनका पालन हो रहा है। इसके बाद आता है इसमें 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है और ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन 1970 it was celebrated 22/4/1970। इस दिन 22 अप्रैल को 1970 में सबसे पहली बार अर्थ डे मनाया गया। तब से आज तक हर बार अर्थ डे मनाते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ अर्थ एंड हैबिटेट हर साल मनाया जाता है। आज इस साल भी मनाया गया है, हर साल किसी ना किसी रूप में ये मनाया जाता है। इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ डे, ये मनाया गया 1990 में। ये 1990 में वर्ल्ड अर्थ डे, अब इसको 22 अप्रैल मानते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल हर साल। इसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक मैगजीन है। ये वाइल्ड लाइफ मैगजीन है जो भारत से निकलती है। ये मैगजीन 1930 में एक जिम कार्बेट था, उसके नाम से निकाली गई, उसने निकाली। इसके नाम पे एक पार्क भी बना है नैनीताल में जिसको कॉर्बेट पार्क कहते हैं। जिम कार्बेट पार्क है जो नैनीताल में, उत्तराखंड में है आजकल, नैनीताल उत्तराखंड में।
इसके नाम पे ये पार्क बनाया हुआ है। इसके बाद कुछ और डे हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये मनाया जाता है 21 मार्च को हर साल। इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद वर्ल्ड एनिमल डे, तीन अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, तीन दिसंबर को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे, ये जनवरी में जब वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ उसके बाद मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे हिली एरिया में 60% एरिया मस्ट बी फॉरेस्ट। The forest should have approximately 60% area, but unfortunately, and in plain, it must be 20%. But unfortunately, this area has been decreased. ये एरिया बहुत कम रह गया। अगर हम एवरेज की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 18% हमारा एरिया फॉरेस्ट का एरिया है। इतना एरिया हमारे पास बचा है जो कि बड़ा कम एरिया है। ये हमारी कुछ कॉमन आजकल की जो कंडीशन है उसको देखते हुए ये हमारी कंडीशन है। इस लेवल पे आप सब देख सकते हैं हम किस लेवल पे हम पहुंचे हैं, ये था। इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक एक्ट बना फॉरेस्ट को कंजर्वेशन का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 में बना। इसके अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट को नहीं काट सकते, फॉरेस्ट को हमें कंजर्व करना पड़ता है, रखना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में बना था। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देनी थी। हमारे देश में एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ, टाइगर को कंजर्व करने का प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1/4/1973 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ। इससे हमारे देश में बहुत सारे टाइगर बढ़े। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में 21 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, नाइनटीन 86 से बनने शुरू हुए और अब जिस एरिया में ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी उसको बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से हम उसको कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा कुछ जानकारी, कुछ डेटा, कुछ ये चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम केवल कुछ प्लेस की बात करेंगे और इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक हमारा चलेगा वो रहेगा, ये 3 चीजें रहती हैं। एक नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सैंक्चुरी एंड रामसर साइट। ये अभी हमारे चैप्टर में रहता है, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे।